आइए शुरू करते हैं 2.4। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति की। और इस समय हमारे पास आ गया है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को हम समझना चाह रहे हैं जो हमारे यूनिट 2 का हिस्सा है। अभिवृत्ति को हमने अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें कंटेंट की बात हमने कर ली, स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, फंक्शन की बात हमने कर ली, और आज हम बात करने जा रहे हैं विचार तथा व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव एवं संबंध। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। विचार और व्यवहार पर अभिवृत्ति का कोई प्रभाव पड़ेगा और विचार तथा व्यवहार का अभिवृत्ति से कोई संबंध होगा। तो यह जो बात है, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, को हम आज समझने जा रहे हैं। इसकी रूपरेखा में 4 बातें हैं हमारे सामने। पहले तो हम इसकी कोई एक बैकग्राउंड लेंगे, पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे कि अभिवृत्ति तथा विचार में क्या संबंध है, फिर हम देखेंगे कि अभिवृत्ति तथा व्यवहार में क्या संबंध है, और फिर व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में अभिवृत्ति के प्रभाव को देखेंगे। आइए एक एक करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहले हम इसकी बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड में बात क्या है, आइए फिर से दोहरा लें कि अभिवृत्ति है क्या। अभिवृत्ति सापेक्षिक रूप से स्थायी, पूरा स्थायी नहीं है, सापेक्षिक है, बदलता रहता है, लेकिन जब बदल जाता है तो कुछ समय तक हमारे साथ रहता है। इसीलिए हम कहते हैं सापेक्षिक रूप से स्थायी, तुलनात्मक रूप से स्थायी है। किस चीज के बारे में बात हो रही है? विश्वासों, भावों, विश्वास प्रवृत्तियों का ऐसा संगठन जो सामाजिक रूप से सार्थक वस्तुओं, समूहों, घटनाओं एवं संकेतों के प्रति होता है, अभिवृत्ति कहलाती है। आप जानते हैं कि हम मनोविज्ञान परिभाषा कोश की बात कर रहे हैं, और इसी का एक और व्याख्या हमें मिली उसी परिभाषा कोश में। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या बिंदु के बारे में विधेयात्मक या निषेधात्मक भाव है। ये तो हुई अभिवृत्ति की परिभाषा। यानी इस संदर्भ में जहां अभिवृत्ति व्यवहार पर कोई प्रभाव डाल रही है और उससे प्रभावित हो रही है, जहां अभिवृत्ति को हम समझना चाह रहे हैं कि विचार और व्यवहार पर इसका क्या प्रभाव और संबंध है, उस संदर्भ में हम आइए इसको एक बार फिर से समझें। क्या है ये अभिवृत्ति? अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है जो किसी मनोवैज्ञानिक विषय के संदर्भ में विचारों का एक समूह या पुंज है। और ये जो विचारों का समूह है, ये मूल्यांकन करता है। कैसा मूल्यांकन करता है? सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ। हमारे मन में कुछ ना कुछ मूल्यांकन जैसी चीज लगातार चल रही है। ये मूल्यांकन क्या है? ये मूल्यांकन इस बात का है कि जो भी हम देख रहे हैं वह कैसा है, वह क्या है, और इस मूल्यांकन के आधार पर हम निरंतर बात करते रहते हैं। हमें कुछ भी समझ में आया तो हमने स्वतः बाय डिफॉल्ट एक मूल्यांकन कर लिया, ये क्या है। जो जैसे ही हमें समझ में आया कि ये क्या है, वैसे ही हमने इसको या तो पॉजिटिव रजिस्टर किया या नेगेटिव रजिस्टर किया या इनडिफरेंट हो गए। अगर पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि ये सकारात्मक है, अगर नेगेटिव है तो हम ये कहते हैं कि ये नकारात्मक है, और अगर इनडिफरेंट है तो हम ये कहते हैं कि ये इनडिफरेंट बात है हमारी। तो अभिवृत्ति मन की एक अवस्था है। यह किसी मनोवैज्ञानिक विषय के संदर्भ में विचारों का समूह है, पुंज है, और इस विचारों में कोई एक मूल्यांकन हम कर रहे हैं, मूल्यांकन परक विशेषता है। ये क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव हो सकती है, सकारात्मक। ये क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है, नकारात्मक, या फिर ये न्यूट्रल हो सकती है। इसको मित्रों हमने कहा कि ये अभिवृत्ति है। यानी अभिवृत्ति विचारों एवं व्यवहारों से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? यह अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड, तथा अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है। 2 बातें हो गई, इंटर रिलेटेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है।
इंटर रिलेटेड का क्या मतलब कि अभिव्यक्ति का विचारों पर असर पड़ेगा और विचारों से व्यवहार प्रभावित होंगे। इतनी बात हमने समझ ली। विचार जो हमारे होंगे उसके हिसाब से हम उनके अनुसार हम सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, बाह्य वातावरण को देखेंगे। जैसे हम बाह्य वातावरण को देखेंगे वैसी ही अभिवृत्ति हमारी बन जाती है। तो ये इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेटेड भी है। दो बातें एक साथ चल रही हैं, अंतर संबंधित है और अन्योन्याश्रित है। अभिवृत्ति का प्रभाव विचारों एवं व्यवहारों पर पड़ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभिवृत्ति विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित कर रही है। इसी तरह विचार एवं व्यवहार भी अभिवृत्ति को प्रभावित कर रहे हैं। ये हो गया अन्योन्याश्रित संबंध, इंटरडिपेंडेंट। तो ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते चल रहे हैं। विचार अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। जैसे जैसे विचार हमारे बनेंगे उसके अनुसार हम चीजों को समझेंगे और मानेंगे, और जो हमें समझ में आएगा उससे हम प्रभावित होकर व्यवहार करेंगे। दूसरी बात क्या हुई? व्यवहार अभिवृत्ति के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। यह भी मैंने आपको अभी बताया, यानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं रोसेनबर्ग और होवलैंड के मॉडल में, वो ये कि 3 घटक हैं इसके। संज्ञानात्मक, हमने कुछ समझा; भावात्मक, हमारे मन में कुछ विचार आए और उसके आधार पर हमने कुछ किया, क्रियात्मक। 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं जो हमारी समझ में आ रही हैं। संज्ञानात्मक, हमें कुछ समझ में आया; भावात्मक, हमने उसके आधार पर कुछ संवेग महसूस किया, कुछ विचार हमारे बन गए, कुछ भाव हमारे मन में आए, और जैसे ही भाव हमारे मन में आया उसी के अनुसार हमने कोई व्यवहार किया। तो ये 3 घटक हमारे पास आ गए। ये तो हुई मित्रों पृष्ठभूमि। आइए देखें कि अभिवृत्ति और विचार में आपस में संबंध क्या है। अभिवृत्ति और विचार में संबंध, जो बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो हम बार बार समझ रहे हैं, वो ये कि सूचनाएं विचार के निर्माण का प्रथम माध्यम है। किसी भी विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में विचारों को जन्म देती हैं। इन्हीं विचारों से अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक का निर्माण होता है। यहीं से हमें पता चलता है कि क्या हमारी समझ में आ पा रहा है, कैसा हम इसको देख पा रहे हैं। प्रायः व्यक्ति के विचार जैसे हो तो वैसे ही उसकी अभिवृत्ति भी हो जाती है, यानी वृत्ति और विचार और अभिवृत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि विचार सकारात्मक है तो अभिवृत्ति सकारात्मक है, यदि विचार नकारात्मक है तो अभिवृत्ति भी नकारात्मक हो जाती है, और अगर इंडिफरेंट है, तटस्थ है, तो तटस्थ हो जाएगा। अब जैसी मेरी अभिवृत्ति होगी वैसे ही मैं सूचनाओं को ग्रहण करता हूं। मैं अपने चश्मे से सूचनाओं को ग्रहण करता हूं। मेरी देखने की दृष्टि सूचनाओं के आयाम को, सूचनाओं को परिभाषित करती है। ऐसे समझें कि आपने एक चाकू से प्याज काटा, ठीक है। अब इसी चाकू से बिना इसको धोए या साफ किए आपने केक काटा, तो केक में प्याज का स्वाद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाकू वही है। तो सूचनाओं को आपने किस धार से काटा, समझा, देखा, वह धार प्रभावित कर रही है इस बात को कि सूचनाएं कैसे ली जा रही हैं, सूचनाएं कैसे दी जा रही हैं। ये ठीक चश्मे की तरह है। ये चश्मा, मैंने हरे रंग का चश्मा लगा रखा है, मेरी अभिवृत्ति सकारात्मक है, तो सभी सूचनाओं को मैं सकारात्मक ढंग से लेता हूं। उदाहरण हमने देखा कि गिलास में पानी भरा हुआ है तो हम इसको मानते हैं कि यह आधा भरा हुआ है, यानी हम उसके सकारात्मक पक्ष को महत्व दे रहे हैं, भरा हुआ सही मान रहे हैं, भरे हुए को बल दे रहे हैं। अभिवृत्ति के अनुसार हम सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, और यही सूचनाएं अब देखिए विचारों को प्रभावित कर देंगी। जब प्रभावित करेंगी तो इसी से नए विचारों का निर्माण होगा।
विचार सूचना से बन रहे हैं और सूचनाएं विचारों से प्रभावित हैं। अभिवृत्तियां व्यक्ति को अवांछित सूचनाओं को ग्रहण करने से बचाती हैं। जो सूचना मुझे पसंद नहीं है, जो बात मुझे पसंद नहीं है, मैं सुनना ही पसंद नहीं करता। कहां से ये बात आई? मेरी अभिवृत्ति है। इस अभिवृत्ति की वजह से मैं उन सूचनाओं को ले ही नहीं रहा हूं जो मुझे लेना पसंद नहीं है। अवांछित सूचनाओं को मैं नहीं लेता, ग्रहण ही नहीं करता, सुनता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, देखता ही नहीं, जानता ही नहीं। यानी वांछित सूचनाओं को तो मैं ग्रहण करूंगा और अवांछित सूचनाओं को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जिन विषयों के प्रति मेरी नकारात्मक अभिवृत्ति है या जिनके प्रति मैं न्यूट्रल हूं, तटस्थ हूं, तो उनसे जुड़ी सूचनाएं प्रायः व्यक्ति ग्रहण नहीं करता। कि मुझसे क्या लेना, हाउ डज इट मैटर टू मी, बस बात खत्म हो गई। हाउ डज इट मैटर टू मी, इसके बाद वो फिर कुछ और दिमाग नहीं लगाता। इस तरह बहुत सी अनावश्यक अवांछनीय सूचनाएं और फिर उनसे बनने वाले विचारों से व्यक्ति बच जाता है। बहुत सारी अवांछित सूचनाएं, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं लेता ही नहीं। जब लेता ही नहीं तो मेरा विचार भी बनता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो ना सूचनाओं से, संज्ञानात्मक घटक से मेरे विचार पर कोई असर आ रहा है, भाव पर असर आ रहा है, ना व्यवहार पर असर आएगा। मैं खेल में बहुत दिलचस्पी रखता हूं, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो अब क्रिकेट में क्या हो रहा है, यह मेरा जो एटीट्यूड है वो खेल की सूचनाओं को लेता रहेगा। मुझे खेल से कोई लेना देना ही नहीं है, क्रिकेट से मुझे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। न मुझे खिलाड़ियों के नाम पता, न मुझे ये याद कि कब मैच होना है। अब इसकी सूचना अखबार में छपे, टेलीविजन पे दिखाते रहें तो मैं क्या करूंगा? मैं तो अपना मोबाइल चलाने लगूंगा। कॉग्निजेंस ही नहीं लिया, संज्ञानात्मक घटक सक्रिय नहीं हुआ, सूचनाएं आई ही नहीं। और जब सूचनाएं नहीं आई, संज्ञानात्मक घटक सक्रिय नहीं हुआ, तो फिर मैं बहुत सी अनावश्यक और अवांछनीय सूचनाओं और उनसे बनने हुए विचारों से बच जा रहा हूं। कई बार अभिवृत्तियों के अनुरूप विचारों का निर्माण होता है। अब ये तो स्पष्ट है, जैसे मेरा एटीट्यूड है वैसे ही मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं और उसी तरह से मेरा विचार बनेगा। व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के अनुरूप विषयों से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करता है। फिल्मों में दिलचस्पी है, फिल्मों की बात करूंगा। खेल में दिलचस्पी है, खेल की बात करूंगा। राजनीति में दिलचस्पी है, राजनीति की बात करूंगा। और जिस विषय या क्षेत्र में मेरी दिलचस्पी नहीं है उसकी बात मैं नहीं करूंगा। जब मैं ले ही नहीं रहा कोई सूचना, जब मैं बात ही नहीं कर रहा, तो मेरे पास कोई विचार बन ही नहीं रहा है। विचार अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं और अभिवृत्तियां विचारों को प्रभावित करती हैं। अब सवाल यह है कि कोई विचार अभिवृत्ति को कितना प्रभावित करेगा? इतना ही प्रभावित करेगा जितना विचार वो तीव्र होगा। एक बात। दूसरी बात, जो विचार है, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात है कि जो संप्रेषण करता है, जो कह रहा है, जो बता रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। विचार आपको तीव्र कब लगेगा? जब आप उससे जुड़े हुए हैं। जैसे ही आपको तीव्र लगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। जैसे ही आपको वो तीव्र लगा, आपको वो प्रभावित कर रहा है। मान लीजिए आपको तीव्र नहीं लगा, तो जो बता रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है? वो बहुत पावरफुल है, बताता ही रहता है, रिपीट कर रहा है, प्रभावपूर्ण ढंग से बता रहा है। तो फिर यह विचार भी अभिवृत्ति को प्रभावित करेगा। कितना करेगा? दो बातें हमने समझी। जितना विचारों की तीव्रता है या संप्रेषण करने वाले की जितनी क्षमता है। जो विचार जितना अधिक गहन होगा, उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी तथा वह अभिवृत्ति को उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। विचारों की गहनता बच्चों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक प्रभावी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं ज्यादा हैं, बेहतर हैं। वो बातों को अधिक समझ पाते हैं और प्रभावित होते हैं। बच्चे तो इंडिफरेंट रहते हैं, उन्हें हो सकता है पता ही न चले कि बात क्या है। तो विचारों के परिप्रेक्ष्य में
जो अभिवृत्ति का प्रभाव है वह इसी तरह है कि विचार अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं और अभिवृत्ति विचारों को प्रभावित करती है। अब आइए देखें कि अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध क्या है। यूं तो हम और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसी अभिवृत्ति है वह अपने क्रियात्मक रूप में, व्यवहारात्मक रूप में परिलक्षित होगी, उससे संबंधित होगा कोई ना कोई काम। अभिवृत्ति एक निश्चित प्रकार से व्यवहार या क्रिया करने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, यह उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अभिवृत्तियों व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से तथा वह जो करता है बाह्य रूप से, उनके बीच के संबंधों को दर्शाती है, बताती रहती है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। अभिवृत्ति एवं व्यवहार में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सापेक्षिक संबंध है। कोई संबंध है जिसको हम निश्चित कर पाते हैं। कभी हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक होगी, कभी नकारात्मक होगी। जैसे होगी वैसा हम व्यवहार करेंगे। प्रायः व्यक्ति के व्यवहार और अभिवृत्ति एक जैसे होते हैं, अनुरूप होते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? ना, ऐसा हमेशा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करें। जैसे कोई व्यक्ति मद्यपान नहीं करता, शराब नहीं पीता, लेकिन कभी कभी इसका सेवन कर सकता है, यानी परिस्थिति के अनुसार उसको अपने आप को बदलना पड़ रहा है। तो फिर कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संगति मानी एक ही डायरेक्शन में जब चलेंगे तो कब हो सकता है? एक, अभिव्यक्ति प्रबल हो एवं अभिवृत्ति तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हो। व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति सजग हो, स्वयं भी तो मुझे पता रहे कि मेरी अभिवृत्ति क्या है। किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर बहुत कम दबाव हो, बाह्य दबाव ना हो। मैं स्वतंत्र हूं, जैसे चाहूं व्यवहार कर सकता हूं और व्यक्ति का व्यवहार दूसरों द्वारा मूल्यांकित न किया जा रहा हो। प्रबल हो, व्यक्ति स्वयं सजग हो, दबाव ना हो और मेरा मूल्यांकन ना हो रहा हो। अभिवृत्ति प्रबल हो, महत्वपूर्ण स्थान रखती हो, सजग हो हम, कोई बाह्य दबाव ना हो और मूल्यांकन न किया जा रहा हो। अब देखिए, आप समझ रहे हैं कि कैसे हम नोट्स बनाते हैं या कैसे आप अंडरलाइन करें अपनी किताब को या नोट्स को, जिससे आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये बात क्या है। इसको हम कहते हैं स्किम वैल्यू। स्किम माने मलाई, ऊपरी परत। तो पढ़ते समय नोट्स या पुस्तक में स्किम वैल्यू कैसे बढ़ा देते हैं हम, जब हम अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कुछ कर देते हैं, तो उससे उसकी स्किम वैल्यू बढ़ जाती है। लॉ पियरे ने एक सर्वेक्षण किया, परीक्षण किया 1934 में अमेरिका में। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उस समय अमेरिकी लोग एक चीनी नागरिकों के प्रति विरोधी भाव रखते थे। अमेरिकी लोग चीन वासियों के प्रति विरोधी भावनाओं से ग्रसित थे। इन साइकोलॉजिस्ट ने एक चीनी कपल को, चीनी दंपति को अमेरिका की यात्रा करने व होटलों में ठहरने के लिए कहा। पूरी यात्रा के दौरान इस दंपति को केवल एक होटल वाले ने अपनी सेवाएं देने से मना किया। उसके कुछ दिन बाद सर्वेक्षण किया गया। अब सर्वेक्षण जब किया गया तो होटल मालिकों से, होटल प्रबंधकों से पूछा गया कि यदि कोई चीनी नागरिक आता है तो आप अपने यहां उसे ठहराना पसंद करेंगे, अपनी सेवाएं उसे देंगे अथवा नहीं। अधिकांश लोगों ने मित्रों ये कहा कि हम अपनी सेवाएं नहीं देंगे, जबकि कुछ ही दिन पहले यह चीनी दंपति आया था और सबने अपनी सेवाएं दी थी। बहुत ऐसा नहीं हुआ था कि सेवाएं देने से मना कर दिया जा रहा हो। केवल एक होटल ने ऐसा किया था जहां उसने अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया। केवल एक होटल का मतलब क्या हुआ कि यह अनुक्रिया चीनी वासियों के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शन करती है, लेकिन उसका सकारात्मक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, असंगत है उसका सकारात्मक व्यवहार। अतः अभिवृत्तियों से सदैव व्यवहार का पूर्वानुमान
नहीं लगाया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति की कैसी अभिवृत्ति है तो वह व्यवहार वैसा ही करेगा। हमेशा ही कोरिलेटेड नहीं है, ये बदल सकता है। सामान्यतः अभिवृत्ति व्यवहार के रूप में बदलती है, किंतु कभी कभी अभिवृत्ति व्यवहार के प्रतिकूल भी हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं इसके जिन पर यह निर्भर करती है, अनेक कारकों पर निर्भर करती है। कैसे? परिस्थितियां, उस समय कैसी परिस्थिति थी। मेरा एटीट्यूड तो नाराज होने का है, लेकिन बाहर बहुत मजमा लगा था। मैं प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते अब नाराज नहीं हो सकता था। परिस्थितियां। मूल्य, मैं किसको महत्व देता हूं। मूल्य व अभिवृत्ति में अंतर्विरोध होने पर अभिवृत्ति व व्यवहार का संबंध प्रभावित होता है। यहां यह तय होगा, यहां यह बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अभिवृत्ति और व्यवहारिक दृष्टि से मेरे मूल्य में कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और किसकी तीव्रता अधिक है। जिसकी तीव्रता अधिक होगी वही कार्य हो पाएगा। सामाजिक दबाव में भी मनुष्य अपनी अभिवृत्ति के विरुद्ध काम करता है। वृत्ति और समाज दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा चलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और चल भी सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी वास्तविक अभिवृत्ति को अभिव्यक्त नहीं कर पाता और अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करता है। चौथी बात, अब आखिरी बात इस 2.4 में मित्रों हमारे सामने है, व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में अभिवृत्ति का प्रभाव। दोनों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है, यह बात मैं आपसे कर चुका हूं। सकारात्मक अभिवृत्ति सकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक अभिवृत्ति नकारात्मक व्यवहार। यह व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करेगी, यह बात भी हम जानते हैं। विचार से संचालित होती है और विचार को नियंत्रित करती है, यह भी हम समझ चुके हैं। लेकिन जब भी अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार नहीं होता तो वहां क्या हो रहा है मित्रों? वहां विसंगति उत्पन्न हो रही है। यानी मैं सोचता कुछ हूं, एटीट्यूड मेरा कुछ और है और कर में कुछ और रहा हूं। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी या संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिवृत्तियां व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, वैसे ही व्यवहार भी अभिवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के विचार और अभिवृत्तियां एक दूसरे के विपरीत होंगे तो यह मनोवैज्ञानिक तनाव बनाएगा, और यह मनोवैज्ञानिक तनाव व्यक्ति को व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाकर ये जो डिसोनेंस है, असंगति है, इसको कम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो मित्रों, इतनी बात हमने की आज 2.4 में, और 2.4 हमें बता रहा था कि विचारों तथा व्यवहार पर अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है और इनका आपस में एक क्या संबंध है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमें ऐसा निरंतर करना है, करते ही रहना है जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती।